एवरीवन, कैसे हो आप सब। अगस्त 2021 के पेपर सारे हो चुके हैं, तो आई होप आपके पेपर सारे बहुत अच्छे गए हैं। और मैंने सोचा कि अब जब सारे पेपर्स हो गए तो मैं अब आपका ड्राफ्टिंग का पेपर का जो रिव्यू है वो मैं अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं पेपर की बात करूँ जो ओवरऑल आपको आया है, तो जो 132 का आपको आता है तो आपको अराउंड 80 to 85 मार्क्स आपको थ्योरी आई है, दैट इज डायरेक्ट। एंड अदर देन दैट आपको जो प्रैक्टिकल मतलब डीड एंड पेटिशंस आए हैं। ठीक है, और पेपर में सबसे अच्छी बार ये बात रही कि मतलब मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि डिफरेंसेस कर लो, पहले से ही सारे डिफरेंसेस जो है वो आप लिख के रखो, वो आएंगे आएंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि 99% 16 मार्क्स के आएंगे, बट इस बार तो मतलब रिकॉर्ड है, आपको 28 मार्क्स के डिफरेंस आए। तो आप समझ रहे हो कि अगर मतलब आपने प्रॉपरली, जैसा मैंने कहा था कि कॉपी बना लो, डिफरेंसेस लिख लो सारे एक जगह, आपने किया है तो बहुत अच्छा आपका पेपर गया होगा। वैसे भी पेपर बहुत इजी आया था। हम लोग पहले रिव्यू करते पेपर का। ठीक है, देखो फर्स्ट आपको जो क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंग्रॉसमेंट एंड स्टाम्पिंग ऑफ डीड। डायरेक्ट क्वेश्चन है चारों के चारों। आपका जो जनरल प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर है उसका जो लास्ट टॉपिक है ये वही है कि हमको क्या कराना है, पहले ड्राफ्ट बनाना है, फिर वेटिंग करानी है, फिर सब कुछ अगर अच्छा है तो उसको इंग्रॉस करा लेंगे या फिर स्टाम्पिंग करवा लेंगे। वो जो पूरा है वो आपको लिख के आना है क्योंकि 5 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट आपको रिट ऑफ क्यो वारंट आपको एक्सप्लेन करनी है, लाइक अंडर व्हाट अथॉरिटी और होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस, सो इट इज अबाउट दैट। देन अटेस्टेशन ऑफ विल, तो अगेन है डायरेक्ट इन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हमको 2 व्यक्तियों से अटेस्ट कराना है, जिसके लिए कर रहे हैं उसके सामने कराना है, उससे राइटिंग में ले लेना है। वो जो 2-3 पॉइंट है वो पूरे आएंगे। ठीक है, लाइसेंस व्हेन डीम टू बी रिवोक, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल। वो 5-4 पॉइंट है आपको है कि ऐसा होगा तो डायरेक्टली रिवोक हो जाएगा लाइसेंस, ये वो वाला है। ठीक है, तो मतलब ये 20 नंबर का है, बट चूंकि चारों डायरेक्ट है तो आई एम होपिंग कि मतलब आपको 15-16 तो इसमें डायरेक्ट ही आना ही चाहिए मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऑप्शन में 2A। सेकंड देखते हैं पहले हम 2A और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आपको डिफरेंस है, दैट इज काउंटर गारंटी इन बैंक गारंटी। सो काउंटर गारंटी इज व्हाट, गारंटी की गारंटी, एंड बैंक गारंटी जब बैंक गारंटी देता है बट वो कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेता है, दैट इज। नेक्स्ट इज मीन प्रॉफिट एंड इट्स ईजेंस। हाँ, अब इस क्वेश्चन में मुझे कुछ मैसेजेस पहले बच्चों के कि अरे ये तो है ना बाहर से आ गया, आउट ऑफ आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, हमको शुरू से पता है कि ड्राफ्टिंग में एक वर्ड पे भी आ जाएगा बट मॉड्यूल में से आएगा, है ना। अब ये जो वर्ड है ना ये आपको दिया था, मैं बता दूं, हमने पढ़ा था, दैट इज हमने प्लीडिंग्स में पढ़ा है। जब हम प्लेन का फॉर्मेट देख रहे थे वहां पर लिखा है कि अगर आपको मीन प्रॉफिट है तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि आपको कितना आपको सामने वाले व्यक्ति से रिकवर करना है, तो आप क्या करो, आप एस्टिमेट बता दो। तो ये वो है, हमने मीन प्रॉफिट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट मीन प्रॉफिट होता है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रॉन्गफुली पोजेशन कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो अगर आपको उससे रिकवर करना है, क्या रिकवर करना है कि बोले उसने रॉन्गफुल कब्जा किया है तो कोई ना कोई प्रॉफिट है तो उठाया होगा या जो उठा सकता था, तो ये एस्टिमेट है ना, तो ये एस्टिमेट है, इसलिए उसको मीन प्रॉफिट बोला है। ठीक है, तो दिस इज मीन प्रॉफिट। तो ये हमने प्लीडिंग के चैप्टर में पढ़ा है, तो ये वहां से आया है। ज्यादा नहीं भी आता था तो थोड़ा बहुत कुछ लिखते हैं तो 2-2.5 नंबर तो सामने वाला देगा ही सही। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है इन द लाइट ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट डिस्कस द फॉलोइंग। नंबर 1 इज सिग्नेचर ऑन द प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स के चैप्टर में आपको याद होगा वो जो 8-10 पॉइंट्स है, वहां पर एक आपको पूरा एक पैरा दिया है कि साइन किसको करना है। बोले वो व्यक्ति खुद करे, उसका प्लीडर कर दे, अटर्नी कर दे, कंपनी के केस में कंपनी जिसको ऑथराइज करती है वो कर दे, डायरेक्टर कर दे, पार्टनरशिप फर्म में जिस पार्टनर को ऑथराइज किया वो कर दे, ऑथराइजेशन होना चाहिए, नहीं है तो फिर कोर्ट मना कर सकती है, ऑप्शन भी दे सकती है रेटिफाई करने का। वो जो पूरा पॉइंट है, पूरा पैरा है, वो आपको लिखना था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको श्योरिटी लाइबिलिटी है, ये गारंटी वाले चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का। दैट इज कि जो हमें पता है कि जो गारंटी की लाइबिलिटी है इट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द डेटर। वो बहाना नहीं बना सकता कि आप पहले जाके डेटर से लो फिर मेरे पास आना, तो ये वो वाला है, ये आपको लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो फर्स्ट आपको ये चारों वापस से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, इस बार बात ऐसी कि आपको घुमा फिरा के केस लॉ या ऐसा कुछ देने की बजाय उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है मॉड्यूल से, एंड इट्स वेरी सिंपल, यू नो। तो वेरी नंबर फर्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। हमको पता है कि लाइक हम पूरा पोर्शन कर सकते हैं, आधा पोर्शन कर सकते हैं, कुछ टेन्योर के लिए कर सकते हैं और राइटिंग में करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, कॉपीराइट का ऑनोरियस गिफ्ट में आपको लिखना था कि गिफ्ट विद अ बर्डन, और वो जो 2 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कि अगर सेपरेट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है तो क्या इम्पैक्ट जाएगा, और अगर सिंगल ट्रांजेक्शन है एंड वन विद अ बर्डन एंड वन विद अ नॉट बर्डन
तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने थे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपको इन लैंग्वेज स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए विल, तो विल में इससे ज्यादा सिंपल क्या आएगा, मतलब लैंग्वेज हमें पता है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर वो जो हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन जो है कराना कंपल्सरी नहीं है, बट आप करा लो, नहीं तो आप डिपॉजिट करा दो, आप एनवेलप में रखो, और फिर वो जो रजिस्ट्रार है वो उसको एक फायर प्रूफ बॉक्स में रखेगा, और रजिस्ट्रेशन हो गया तो भी हम विल को अमेंड कर सकते हैं। और आपने लिख दिया, बट अगर आप वहां पर डिपॉजिट नहीं भी कर पाए तो भी आपकी विल वैलिड होगी। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे जो पढ़े थे, ठीक है, ये वाला आएगा। इसके बाद आपको इसेंशियल्स ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, मतलब आप हमेशा से पूछते हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कभी आपको कोई नहीं कहेगा कि इंपॉर्टेंट है, फिर भी आ गया ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ड्राफ्टिंग में ऐसा कुछ नहीं कह सकती कि ये इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कुछ भी आ सकता है, जो इंस्टीट्यूट को अच्छा लगेगा वो दे देगा मॉड्यूल में से, ठीक है। अब आ गया ना इसेंशियल्स, इट्स वेरी 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 सिंपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ, अरे ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या लिखा है, ये तो मतलब बधाई हो देने वाला क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ क्यों। पढ़ो पहले। ड्राफ्टर इट अंडर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए एम्प्लॉय वर्किंग एज ए क्लर्क ग्रेड 1 इन XYZ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, अज्यूम डाटा वेरेवर नेसेसरी। बधाई देने वाला क्वेश्चन ये इसीलिए है क्योंकि आपका मॉड्यूल का सेम रिट है, सेम टू सेम रिट है। और मैं अगेन एंड अगेन, मैं बार बार क्लास पे कहती थी कि मतलब रिट का तो प्रैक्टिस करके जाना ही है, रिट एंड SLP है, बेल है, सेम है। आपको मॉड्यूल का जो सेव है वहां पर भी एविक्शन वाला ही है, वहां पर सिर्फ ये लिखा है कि सब इंस्पेक्टर ग्रेड 1 और यहाँ पर क्लर्क ग्रेड 1 लिखा है। इट इज द सेम रिट। अगर आप ये भी नहीं करके आए तो मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है। तो ये 8 नंबर का मैं मान के चल रही हूँ कि 6 नंबर आना चाहिए, बिकॉज इट इज एग्जैक्ट एज द मॉड्यूल, ठीक है। ये कर लिया रिट का। नेक्स्ट आपको डिस्टिंग्विश दिया है, मैंने कहा ना डिस्टिंग्विश इस बार बहुत आया, तो यहाँ पर आप 3A करो या मतलब 3 करो या 3A करो, दोनों में 8 नंबर का डिस्टिंग्विश तो आपको है ही यहाँ पर। और एक आगे सेकंड क्वेश्चन में चला गया, और अभी आगे और आएंगे 16 नंबर के कंपल्सरी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया लीज एंड लाइसेंस में, तो वो जो आपके मॉड्यूल में हमने पढ़ा है राइट इन रैम, राइट इन परसो रैम, एक जगह लाइसेंस में कंस्टिट्यूशन जरूरी नहीं है, लीज में जरूरी है, वो जो 7-8 पॉइंट है वो आपको लिख के आने थे। ये आप पॉइंट्स में लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, एंड प्रोबेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पैरा में लिखना है कि प्रोबेट क्या है, बोले विल बना दिया है बट एग्जीक्यूटर का जो नाम लिखा है, अब एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना है, सो दैट इज प्रोबेट। एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोले नाम ही नहीं लिखा था, तो अब बंटवारा तो करना है, तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएंगे कोर्ट से, ठीक है। नेक्स्ट आपको 3A पे आ जाओ। 3A का फर्स्ट आपको दिया है, आपको फैमिली सेटलमेंट की डीड बनानी है, अज्यूम डाटा वेरेवर नेसेसरी। ये डीड हालांकि हमने बनाई नहीं थी, बट ये बहुत ही सिंपल थी। आपको इंट्रोडक्शन में उन पार्टीज का नाम लिखना है जिनके बीच में बंटवारा हो रहा है, भाई है या जो भी फैमिली मेंबर्स है, ठीक है। उसके बाद में आपको रिसाइटल में लिखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, किस किस लोगों को कितना कितना जा रहा है। टेस्टेटम में लिख दोगे कि ऐसे ऐसे जा रहा है, और एक बार इस व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी चली गई उसके बाद दूसरा उस पर अधिकार नहीं जमाएगा। बहुत ही छोटा सा डीड आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, दोनों डीड में, रेट में भी इसमें भी, उन्होंने आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, उन्होंने बोल दिया अज्यूम डाटा वेरेवर नेसेसरी, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिर से डिस्टिंग्विश दिए हैं 3A के सेकंड में। फर्स्ट आपको यूजूफ्रक्चर इन इंग्लिश मॉर्गेज, यूजूफ्रक्चर में क्या होता है, पोजेशन चल जाती है, ओनरशिप नहीं जाता है। इंग्लिश में ओनरशिप चली जाएगी, पोजेशन नहीं जाएगा। रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्चरी, सेम ग्राउंड्स होते हैं, बट प्रोहिबिशन जो है वो पहले हो जाता है, ऑर्डर आने के पहले, सर्चरी बाद में होता है, ठीक है। एंड नाउ द कंपल्सरी डिस्टिंग्विश आ गए आपको 16 मार्क्स के। फर्स्ट आपका है फोर्थ क्वेश्चन, आ जाओ। नेक्स्ट इज इंडेंचर एंड साइरोग्राफम फर्स्ट। सो आई होप आप इसमें डायग्राम बना के आए हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ पर बनाना है वहाँ तो बनाना ही है, तो डायग्राम बना के आए होंगे। रिडेंडम एंड कॉविनेंट, सो रिडेंडम इज मोड ऑफ पेमेंट एंड कॉविनेंट इज डिक्लेरेशन। नेक्स्ट इज गिफ्ट एंड डोनेशियो मोटिस कॉजा। हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप कह सकते हो एक्चुअली कि इसका जो सेकेंड हाफ है दैट इज आउट ऑफ, बिकॉज गिफ्ट तो हमने पढ़ा है बट ये जो लैटिन टर्म है ये हमें नहीं पता, तो हाँ ये आउट ऑफ है। मैं बता देती हूँ वैसे आपको इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, मतलब वो मरते हुए बेड पे है, और अगर वो ऐसे में किसी को कोई गिफ्ट देके जा रहा है तो उसको बोलते हैं डोनेशिया मोटिस कॉजा। अभी आपके मॉड्यूल में था नहीं, ये आउट ऑफ आ गया है, बट फिर भी
4 का है तो मैं गिफ्ट तो पता है तो हम गिफ्ट के बारे में लिख सकते हैं, तो 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यानी जो लैटिन टर्म है डोनेशिया वाला, डोनेशियो वाला, इसका मीनिंग यही है कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और मरते मरते अपनी प्रॉपर्टी देके जा रहा है तो दैट इज दैट। बट ये एग्जीक्यूट कब होती है? उस व्यक्ति के मरने के बाद ही होती है। तो आप बोलोगे तो सेम एज विल हो गया, बट विल में क्या है, बहुत सारी कंप्लायंस करने पड़ते हैं, इसमें इतनी कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि व्यक्ति मर ही रहा है ना। ठीक है, तो ये वो है, ये थोड़ा सा बाहर से आ गया है। लास्ट आपको ओरल एंड एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन, ये पीछे से आया है आपको अपीयरेंस प्लीडिंग का। तो दिस इज ऑल्सो 4 मार्क के 16 का है, तो मैं मान के चल रही हूँ आपको 10 से 12 तो उसमें एग्जैक्ट आना चाहिए, 12 तो आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि डिस्टिंग्विश की अलग कॉपी बना लो, सारे डिस्टिंग्विश प्रिपेयर कर लो। ठीक है, नाउ लास्ट है आपका, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट, दैट इज 5th क्वेश्चन। 5th का फर्स्ट है, draft a notice to determine continuing guarantee under section 130 of the Indian Contract Act 1872 with assumed data। अगेन अ वेरी लड्डू क्वेश्चन। क्यों? मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी को डिटरमाइन करने के लिए बोल दिया है। कंटिन्यूइंग गारंटी आप रिवोक कर सकते हो एज पर सेक्शन 130 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको ऊपर क्या करना था, पार्टीज के नाम लिखने थे। पार्टीज कौन कौन होंगी? गारंटर होंगी और क्रेडिटर होगा, क्योंकि जिसके बीच में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बना था अब वही तो उसको खत्म करेगा। रिसाइटल में गारंटर क्या करेगा, वो बताएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो हमने गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट था उसका रेफरेंस दोगे, किसके लिए दिया था, क्या पर्पस के लिए दिया था, कितने टेन्यूर के लिए दिया था, ये बता दोगे। फिर टेस्टेड टर्म में भी आप यही चीज लिखोगे और आप ये लिखोगे कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सारे मतलब लाइबिलिटीज, उत्तरदायित्व से लाइक खत्म हो रहे हैं। आज के बाद अगर डेटर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो हमारे ऊपर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख के आना था। 3-4 पॉइंट आएंगे आपको टेस्टेड टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आपको 5 का बी, अगेन वेरी 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 मच लाइक बधाइयों वाला क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज एंटिसिपेटरी बेल आया है और कोई डेटा भी नहीं दिया है, आपको बोला है अज्यूम डाटा। तो आपको पता है कि आपके मॉड्यूल में ये डायरेक्ट दिया गया एंटिसिपेटरी बेल का, और मैंने बार 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 कहा था इसको प्रैक्टिस करना। तो ये सीधा सीधा आ गया है, तो 8 नंबर ये तो कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो अगेन वेरी सिंपल। नाउ 6A एंड 6B अगेन दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन में बताती हूँ कैसे। पहले 6A पढ़ो मेरे साथ में, देखो क्या लिखा है। ड्राफ्ट अ प्लेंट इन अ सूट फॉर डिमोलिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मेड बाय द डिफेंडेंट ऑन द प्लेंटिफ vacate land and the plaintiff seeks to obtain possession as well as temporary injunction restraining the defendant, assumes the data as wherever requirement, whatever the requirement। ठीक है, तो ये जो है ये अगेन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो मॉड्यूल में इंजंक्शन दिया गया है, इंजंक्शन का टॉपिक है, उसके बाद में आप देखना आपको एक प्लेंट दिया गया है, वहां पर जो पॉइंट बताए गए हैं वहां पर सिर्फ ये होता है, क्या होता है कि वहां जो डिफेंडेंट था वो क्या कर रहा था, वो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा था, उस पर वेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने उसके पॉइंट लिखे थे। आपके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाकी तो सेम टू सेम है कि क्या है, प्लेंटिफ का प्रॉपर्टी ओनरशिप प्लेंटिफ का, ऐसा प्लेंटिफ कह रहा है और वो कह रहा है कि डिफेंडेंट के कब्जे में मेरा पोजीशन है और वो उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी मांग रहा है और वो क्या बोल रहा है कि आप इसको रोक दो, आप इंजेक्ट कर दो जब तक कि केस नहीं आ जाता। तो अगेन वेरी सिंपल। एंड लास्ट आपको डीड ऑफ असाइनमेंट ऑफ बिजनेस डेट दिया गया है, मैंने आपको इसका डीड लिखाया है। सो अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ओवरऑल मैं आपको कहूँ तो आपका पेपर जो है वो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि अराउंड 95% ऑफ द पेपर आपका डायरेक्ट है आपका मॉड्यूल में से और हमारा पढ़ा हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है। तो आपका पेपर बहुत ही इजी था, आप इजीली इसमें 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने क्लास में प्रॉपरली ध्यान दिया था। मैं आपको होमवर्क देती थी, अगर आप वो करते थे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें डीड्स में बताई थी, पेटिशन में बताई थी कि ये गलती नहीं करना, इंडिविजुअल को कैसे डिस्क्राइब करना है, डेट एंड प्लेस कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, डिस्टिंग्विश प्रॉपर करके आए। तो अगर आप करके आए हो तो आपको 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, वेरी इजी, बहुत ही अच्छा पेपर था। अब देखते हैं आपका रिजल्ट कैसे आता है। आई होप कि सभी का रिजल्ट बहुत 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 अच्छा आएगा। अब चूंकि पेपर्स हो गए आपके, तो अब क्या करें, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर ठीक है 8-10 दिन थोड़ा लाइक चिल करो, आराम कर लो, ठीक है, बट उसके बाद में अगर आपके अभी और ग्रुप्स देना बाकी है तो आप उनकी तैयारी कीजिए, क्लास करिए, जो भी सेल्फ स्टडी करना है वो कीजिए। अगर सारे ग्रुप्स दे चुके हो और आर्टिकलशिप नहीं किए तो आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लो। ठीक है, वो ढूंढना सर्च करना स्टार्ट करो। अगर सब कुछ हो चुका है, जो भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो सब कंप्लीट कर लो, सब कुछ हो गया तो आगे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस में जाना है, जॉब करना है या कुछ और ही करना है, तो जो भी करना है वो डिटरमाइन करो, सोचो। और आप ये भी कर सकते हो कि लाइक अभी अच्छे कुछ फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ लो, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइक मूवी सूट्स देख लो, या फिर स्कैम है, हर्षद मेहता है, ये सब कुछ इस टाइप की मूवीज आप लोग देख लो। अब ना चिल करो थोड़ा बहुत, बट जो भी है टाइम मत वेस्ट करो,
अपना टाइम यूटिलाइज करो। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आप चाहे हिंदी मीडियम की हो या नहीं हो, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको इंग्लिश थोड़ा और इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है, तो आप लोग इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचना कि इस एज में अब क्या हम इंग्लिश क्लास जाएंगे, सीखने का क्या एज है ना। आपको इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको सही कीजिए। पेपर मैंने हिंदी में दे दिया है, बट अब इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, तो अब इंग्लिश क्लास लगवा लीजिए, या फिर आप जैसे भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं वो कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करो, बस अपने टाइम का यूटिलाइज करो। ठीक है, ओके, बाय बाय।